हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका संभव आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपके साथ एक बहुत ही खास शख्स जुड़ने वाली हैं। ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी 2023 935 रैंक मैम ऋतिका लोमोर। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज इन योर स्क्रीन। हमारे साथ मैम आने वाली है। मैम, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म संभवम आईएएस। Now I'm just giving this mic to you. Whatever you just want to continue, just continue. तो आज मैम आपके साथ शेयर करने वाली हैं उनकी जर्नी। So good evening everyone. So let us start. Firstly, I would like to introduce myself. मैं अपनी जर्नी और मेरे बारे में आप लोगों को कुछ बताती हूँ। ये मेरा 3rd इंटरव्यू था और 5th अटेम्प्ट था। तो मैंने जो यूपीएससी की मेरी जो जर्नी है उसकी शुरुआत करी थी 2018 में। तो वहाँ से मैं अब ये 2024 चल रहा है, अब जाके मुझे सिलेक्शन मिला है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी और मैं मेडिकल एंट्रेंस देना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने एमबीबीएस में फिर एडमिशन नहीं मैं ले पाई। वहीं से मुझे लगा था कि मैं हमेशा से ये जो मेडिकल की जो मेरी पढ़ाई थी वो मैं एज अ बैकअप रखना चाहती थी कि यूपीएससी अगर मैं आगे चलकर अटेम्प्ट दूं तो उससे पहले मैं एक अच्छी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर लूं, ताकि बाद में चलकर मेरे पास एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहे और मेरा प्लान भी तैयार हो जाए। बट वो चीज़ नहीं हुई, तो मैंने फिर डायरेक्टली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी 2018 में, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गार्गी कॉलेज से। तो इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आपका कोई एक चीज जो आप सोचते हो वो नहीं होती तो आपको घबराना नहीं होता, आपको आगे बढ़ते रहना होता है, क्योंकि रास्ते जो हैं वो खुलते रहेंगे। आपको बस ढूंढने की जरूरत होती है कि आपको कहाँ पर जाना है। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे यूपीएससी में कहते हैं लोग कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बना होना चाहिए, बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए लोग आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नॉर्मल बीएससी या बीए ये सब करके आते हैं और उनका भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत डाइवर्सिटी है। ये जर्नी थोड़ी टफ तो रही मेरे लिए, बट एंड में जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो वो सब वर्थ इट हो जाता है। वो सब कुछ जो आपने मेहनत करी होती है वो सब वर्थ इट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ऐसे मिसकंसेप्शंस रहते हैं यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में। तो आप लोग जब प्रिपरेशन करो तो आप लोगों को घबराना नहीं है ये सोच के कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। या जब आप शुरुआत करोगे स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा थोड़ा डर, थोड़ा समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें, कोई गाइडेंस नहीं है। बट जब आप करते रहोगे ना प्रिपेयर, तब आपको अपने आप प्रिपरेशन के आप उस जोन में चले जाओगे और समझ आता रहेगा आपको कि क्या करना है। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी मेरे पास भी इतनी गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने भी तब खुद से ही एक्सप्लोर किया चीजें कि कैसे ये आगे मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो जब मैंने 2018 में मैंने एक बेसिक कोर्स में एडमिशन लिया जहां पर नॉर्मल जीएस की गाइडेंस मिलती थी। वो भी एक एनजीओ टाइप ही था, जहां पर एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो लोग गाइडेंस देते थे कि आपको कैसे करना है, जो कि सिमिलर गाइडेंस आपको यहाँ पर भी मिल सकती है संभवम आईएएस के प्लेटफॉर्म से। तो आपको ये चीज नहीं सोचनी कि हम तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे, हम तो बहुत ज्यादा फीस नहीं दे पा रहे या नहीं दे सकते और इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को अपनी मेहनत, सेल्फ स्टडी और नॉर्मल गाइडेंस पे फोकस रखना है और उससे आपको आगे बढ़ना है। जब आप गाइडेंस अपनी आपको जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, बाकी उसका आपको क्या करना है वो आपको खुद से फिगर आउट करना होता है। तो जैसे मैं अगर प्रीलिम्स से स्टार्ट करूं तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत ही सिंपल थी। मैं हमेशा प्रैक्टिस में बिलीव करती हूँ। आप लोगों को भी प्रैक्टिस में बिलीव करना है। अगर प्रीलिम्स की स्टेज है तो आप टेस्ट सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस करो। वहां पर बैठकर आपको जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो सब अटेम्प्ट कैसे होंगे, आप इस चीज पे फोकस करो, ना कि सिर्फ पढ़ते रहने की। आप अगर सिर्फ किताबें पढ़ते रहोगे तो आप पढ़ते ही रह जाओगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया है।
हमेशा ऐसे ही लगेगा कि अभी कुछ बचा है, अभी ये सब्जेक्ट बचे हैं, अभी ये चैप्टर बचा है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं वो करनी, तो आप इससे निकलने के लिए क्या तरीका है कि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देयर इज दिस थिंग नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। कई बार क्या होता है ना कि हम जब कोई चीजें पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती इतनी अच्छी तरह, लेकिन जब हम वो चीजें क्वेश्चन में जाके गलत मार्क कराते हैं ना, तो फिर जब हम बाद में उसको पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये चीज तो मैंने गलत मार्क करी थी। तो इससे आपको जो है आपकी रिटेंशन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज जो है बहुत हेल्प करेगी प्रीलिम्स की तैयारी में। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में मैं क्या करती थी, मुझे पता है कि वहां पर हमारा 9:30 बजे से एग्जाम होना है, तो मैं रोज 9:30 बजे बैठ जाती थी और मैं पेपर सॉल्व करती थी। मैं टेस्ट निकाल लेती थी। अब इसका भी ये नहीं है कि आपको, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कुछ करोगे ही नहीं। आप नॉर्मल प्रिंट ले लो या फिर आप टेस्ट सीरीज जो होती है मार्केट में अवेलेबल होती है उनको खरीद लाओ, और क्या करो, घर पे बैठकर आप सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो, कमरा बंद कर लो अपना और बैठ जाओ वहां पर 2 घंटे बैठकर उसको सॉल्व करो। 2 घंटे में लगातार आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है 10 क्वेश्चन अभी करे, फिर बीच में कुछ खाने चले गए और फिर दोबारा आके कर रहे हैं। तो इसको स्टिम्युलेशन कहते हैं। जब आप अपने आप को उस पूरे प्रोसीजर से बार बार दोहराते हो ना, तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है वो चीज करने की। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो 9:30 बजे ना आपका दिमाग और ज्यादा तेज चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग को ये आदत होगी कि ये रोज 9:30 बजे यहाँ पे मेरे को पेपर सॉल्व करना होता है। तो आप इस तरीके से और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तीसरी चीज है कि आपको सीसैट को कभी भी लाइटली नहीं लेना। कई बच्चे स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि सीसैट के लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं करते थे, कि सबको लगता था कि सीसैट तो हो ही जाएगा। बट आजकल यूपीएससी सीसैट बहुत ट्रिकी बनाने लग गई है। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। मैंने क्या किया, मैं भी सीसैट में फेल हुई हूँ। मेरा 2020 में मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था, तब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर 2020 में मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू स्टेज तक गई, लेकिन मेरा इंटरव्यू में जाकर नहीं हुआ। फिर 2021 में जो एग्जाम था वो 10 दिन बाद था, और मैं इतनी मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं अपना एग्जाम जो है वो ढंग से कर सकूं। तो मैंने जब 2021 में हमारा जो नेक्स्ट प्रीलिम्स था वो रिजल्ट के 10 दिन बाद ही था, तो मैं इतनी अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं पेपर दे सकूं ढंग से। तो मैं इसलिए, जीएस तो मेरा क्वालिफाई हो रहा था लेकिन मैं सीसैट में फेल हो गई। उसमें क्या हुआ कि मैंने पहले तो कभी प्रैक्टिस करी नहीं थी सीसैट की। 2020 में भी मेरा बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ था सीसैट। हाँ, तो 2021 में क्या हुआ कि मेरा सीसैट नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में भी मैंने बॉर्डर लाइन से ही क्लियर करा था। फिर 2021 में मैंने प्रॉपर, मेरा नहीं हुआ वो क्लियर अटेम्प्ट, तो मैंने प्रॉपर क्लासेस ली सीसैट की। ठीक है, तो वो मैंने एक ऋषि भार्गवा सर है उनसे मैंने ली थी, क्योंकि वो भी ऑनलाइन थी। तो आप लोगों को ऐसे वो नहीं है, मतलब आप कहीं से भी ले सकते हो जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दे, कोई भी कोचिंग। तो वही बात है कि ऐसा नहीं कि आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास ही जाना है, सिर्फ वहीं से आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी वही गाइडेंस, संभवम आईएएस में भी। तो आप जो है कहीं से भी ये गाइडेंस लो और फिर आप करो। मेन बात क्या है ना कि आपको उसके लिए एफर्ट्स देने हैं। मतलब अगर क्या होता है ना कि हम वो उस पे टाइम ही नहीं देते, और वो मेरा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने क्लासेस ली थी। मैं रोज 1 घंटा बैठकर सीसैट की प्रैक्टिस करती थी। मैंने अपना टाइम बांध लिया था कि इतने घंटे मुझे सीसैट करना ही है। मैंने अपना एक टाइम बांध लिया था कि मुझे रोज 1 घंटा बैठ के सीसैट पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो आप भी ऐसा ही करिए कि 1 घंटा बैठ जाइए और उसको करिए। आप वो ये मत सोचिए कि आज रहने देता हूँ, कल कर लूंगा, तो आपके वो क्वेश्चंस होने लगेंगे। और ये मेरे लिए इसलिए बड़ी बात है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं थी। मैंने मैथ लास्ट टाइम 10th में किया, मेरे पास 11th 12th में भी मैथ नहीं थी। और इस बार का सीसैट सब बोलते हैं बहुत टफ था, और वो था भी, लेकिन फिर भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया सीसैट। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों के पास अगर जैसे मैथ नहीं हो बैकग्राउंड में, 11th 12th में नहीं लिया, तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा नहीं होगा या सीसैट नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा।
आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप वो कर सकते हो। उसमें इंग्लिश होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इंग्लिश भी होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथ्स भी होती है। आपको क्या करना है ना, आपको कुछ भी ऐसे छोड़ के नहीं जाना कि आपने सोचा कि बस बस इंग्लिश के भरोसे जा रही हूँ और बाकी तो देख लूंगी वहां जाकर। ऐसा नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ ट्राई करना है, लेकिन ये नहीं होना कि ये चीज नहीं आती तो अब घबरा गई और फिर कुछ नहीं किया। सब चीजें आपको होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में यही बात है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो और क्या हुआ ना, आपने इकोनॉमिक्स छोड़ के जा रहे हो कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे और बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ लेती हो, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो क्या होगा, हो सकता है पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ही इजी आ रखे हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही ऐसी हो जो बहुत ही मतलब आराम से आप क्लियर कर सकते हो। तो फिर आप घाटे में रह जाओगे, क्योंकि बाकी लोगों को इकोनॉमिक्स आती है, वो लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वीकनेस है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको इस लेवल तक ले आओ कि आप उसमें मीडियोकर हो जाओ। आप एक्सेप्शनली गुड ना रहो, पर कम से कम मीडियोकर रहो कि इजी क्वेश्चंस तो आप हैंडल कर सको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी पढ़ के जानी है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे तो आपको मतलब मास्टरी करनी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको और अच्छी तरीके से करो ताकि उसके क्वेश्चंस आए तो वो आपसे गलत ना हो। फिर क्या बात है ना कि जैसे सी सैट में यही आप ये बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब क्या होता है ना, सी सैट में कई बार क्या होता है कि बच्चे गैस करने लगते हैं, तो गैस करना मुझे नहीं लगता इतना वर्क करता है सी सैट में, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग और वो सब जो होता है ना, उससे आपका खराब हो जाता है स्कोर। आपको जो आता है सी सैट में आप वो टिक करो, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, उसमें ज्यादा आप उस पे मत जाओ कि आप गैस वर्क कर रहे हो। लेकिन वहीं जो जीएस का पेपर है उसमें आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। जब आप क्या करोगे कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपने आप अपना आइडियल नंबर पता लग जाएगा कि मैं इतने क्वेश्चन जब करके आती हूँ तो मेरा ये स्कोर आ जाता है, और फिर आप और अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी रेट इतना अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है कि 5 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से 4 तो सही हो ही जाएंगे, और कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्होंने 5 किए तो उनके 2 सही होते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप एक्यूरेटली मार्क करते हो या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके उसको अच्छी तरह कर पाते हो। तो ऐसे ही आपको अपना आइडियल स्कोर, ये जो आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना, उससे मिल जाएगा। आप ये करना, उसके बाद क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे को 90 क्वेश्चन करने हैं, 92 करने हैं, 94 करने हैं, लेकिन उसमें ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। फिर क्या इंपॉर्टेंट होता है इन प्रीलिम्स, देयर आर 2 पार्ट इन दिस एग्जामिनेशन ओनली, वन इज स्टैटिक पोर्शन एंड वन इज करंट अफेयर। जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन के जो स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करना इज कंपैरेटिवली इजियर, क्योंकि वो थोड़े प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, आप उन पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन वहीं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है ना कि उनमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती, आप वो बहुत अनसर्टेन होते हैं, कई बार आपने सुना भी नहीं होता कि ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप स्टैटिक बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करो, जैसे पॉलिटी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी स्टैटिक एनवायरनमेंट हो गया, इनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करो। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करो, उससे भी आप स्कोर कर पाओगे। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो कि ये सब्जेक्ट मुझे जो है वो ढंग से मतलब पढ़ने हैं और इससे मैं मतलब स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फिर करंट अफेयर, जैसे आप अभी बिगनिंग में हो प्रिपरेशन की, जब हम लोग भी बिगनिंग में थे प्रिपरेशन के, तो हमें समझ नहीं आता था कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। मतलब हमें बहुत घंटे हो जाते थे, 2-3 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़े जा रहे हैं, फिर कोचिंग क्लास है वो लग रही है 5 घंटे तक, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा ये चीज। तो जब ये इश्यू होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। हम कई बार इतनी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि कभी पेपर में पूछी ही नहीं जानी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं तो एक बार बहुत पहले जब
मैंने स्टार्ट ही करी थी प्रिपरेशन. देयर वाज दिस आर्टिकल अबाउट डिफरेंस बिटवीन बर्गर किंग एंड बर्गर सिंह एंड हाउ दे आर फाइटिंग अबाउट द नेम राइट्स ऑन द नेम. तो ये इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता हम पढ़ क्यों रहे थे इसको. तो ये चीजें बहुत आती है ऐसे न्यूज़पेपर में, इससे आपके ना कई घंटे चले जाते हैं. आपको क्या करना है, आप यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, उसमें पढ़ो कि क्या क्या आपसे पूछा, क्या क्या डिमांड है एग्जाम की, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ो. आपको पता लग जाएगा कि आईआर में ये चीजें होती है, तो आईआर से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ रहा है तो मैं ये पढ़ लूंगा. ठीक है. फिर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में आ रहा है, या कोई नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको पढ़ सकते हो और अपने नोट्स बना लो उसमें से. और क्या होता है ना, कई बारी जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे जब हम हिंदू पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आती हिंदू की लैंग्वेज, क्योंकि बाद में चल के क्या होता है कि हमने वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है. हाँ, तो यही जो है अभी मैं बताती हूँ इस पर कि सिलेबस से ही करंट कवर करना है. हाँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स करने हैं. मतलब सिलेबस आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा करंट अफेयर्स करने की, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. वरना आप वही बात है ना, जो डिफरेंस होता है बिटवीन नॉइज एंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नहीं कर पाओगे. आप भटक जाओगे, आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागोगे जिसका इतना फायदा नहीं होता. आप अपने जो नोट्स हैं आपके उन पे फोकस करो, वो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा एडवांटेज देते हैं. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी. तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कई बार क्या होता है कि हम जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमें हिंदू की लैंग्वेज या फिर कोई भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती. ठीक है. वैसे इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज जो है समझना कंपेरेटिवली इजियर होता है, तो आप वो पहले स्टार्टिंग में मतलब यूज कर सकते हो उससे. फिर क्या होता है ना, तो इसलिए आप कोई वीडियोस देख सकते हो, आप कोई एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियोस देख लो यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ये पढ़ते समय. मतलब आप थोड़ा आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन जो एडिटोरियल में दी हुई है वो आप कैसे उसको उसमें क्या बताया गया है. तो आप कोई एनालिसिस वीडियो देख लो, उससे आपको थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन में. क्योंकि बाद में ना आप लोग आधे से ज्यादा स्टैटिक पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्या होता है. फॉर एग्जांपल G20 मीटिंग थी, तो G20 क्या है, क्या प्रोसेस रहता है उसका, आपको वो सब चीजें बाद में चल के खुद समझ आ जाएंगी. तो इसलिए आप क्या करो, आप इनकी एडिटोरियल वीडियोस की मदद ले सकते हो. फिर उसके बाद बात रही हाँ सिलेबस, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि क्या पूछा जाने वाला है. अगर आपको यही नहीं पता कि इस एग्जाम में आता क्या है तो आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पढ़ लोगे. लोग कहते हैं कि यूपीएससी में तो सब कुछ पढ़ना होता है, सब कुछ जानना होता है. ऐसा नहीं होता. एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसको आप अगर फॉलो करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि उसी में से ही कहीं ना कहीं से वो जो है आ रहा है. स्पेशली इन मेंस में तो सिलेबस को बहुत अच्छी तरह फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको फॉलो करो तो आधे से ज्यादा तो क्वेश्चंस उसमें कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते तो थीम्स रिपीट होती है. ठीक है. थीम्स सिमिलर रहती हैं और आप उन थीम्स से अपना कंटेंट पहले से ही बना के जाओगे तो आप आराम से वो क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो. ठीक है. ये मैंने आपको सीसैट का बता दिया, प्रीलिम्स का, जीएस का बता दिया. बाकी रिसोर्सेज जो सब लोग कह रहे हैं, हाँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये नहीं है कि 6 to 12 तक पढ़ रहे हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी थी. कुछ होती हैं अलग होती हैं. मतलब जैसे एक 6th, 7th, 8th की बहुत ओल्ड एनसीईआरटी है कोई ज्योग्राफी की, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया हुआ है. वो बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, तो उसमें तो फिर भी कुछ अलग कंटेंट है. बाकी तो आप 11th 12th की भी पढ़ लोगे तो भी वो मतलब मुझे लगता है कि काफी काम आएगी. नहीं तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो. जैसे 11th 12th की ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छी है, वो आप फॉलो करो. 11th 12th की ज्योग्राफी की बुक मतलब, और मेरा तो ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो इसलिए मुझे इतना कोई दूसरी जो बुक्स हैं उसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी. तो आप लोग 11th 12th की वो करो. बाकी
जो है और सब्जेक्ट में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी फॉलो करो, उसमें तो बहुत ही अच्छी है एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा। और जो है ये स्पेक्ट्रम में क्या करना है ना, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेक्ट्रम है बिपिन चंद्रा है, दोनों कैसे पढ़ें। तो क्या करो आप एक बारी, बिपिन चंद्रा तो आपको पढ़नी है, मतलब वो पढ़ ली आपने, उससे आपको समझ बहुत अच्छा आएगा कि चीजें कैसे हो रही थी। फिर स्पेक्ट्रम में ना कुछ एडिशनल डाटा दिया हुआ है, जैसे उसके लास्ट पेजेस पे, ठीक है, कि मान लो कि कोई वो है, कोई ग्रुपिंग्स है, या फिर कांग्रेस की कोई मीटिंग्स थी वो कहाँ पर हुई, कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उनके नाम, तो आप उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, एक प्रॉपर स्टार्टिंग में क्या करो, नोट्स बना लो आप जो है, कि फिर जो एडिशनल डाटा आपको दूसरी बुक से मिल रहा है उसको वहां पर लिख लो, और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको वो तैयार हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं करना फिर कि दोनों बुक्स हर बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ो, बिपिन चंद्रा से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, क्योंकि स्पेक्ट्रम इज लाइक वो आपको बहुत कंटेंट देगी, लेकिन बिपिन चंद्रा आपको समझाएगी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा समझ पाओगे उससे कि क्या हो रहा था हिस्ट्री में। ऐसे ही जो मेडिवियल और एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, मतलब एनसीईआरटी जो है, वो बहुत अच्छी है, आप उनकी मदद ले सकते हो। मैंने तो उसी से ही बनाया था अपना कंटेंट। बाकी नितिन सिंघानिया इज अ बल्कि बुक, लेकिन मैंने भी उसकी मदद ली थी। आप उससे वही है कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में अपना जो कंटेंट था वो बहुत कंपाइल कर लिया नोट्स बनाकर, तो मुझे हर बार नितिन सिंघानिया नहीं पढ़नी पड़ रही थी, या कोई और बुक नहीं पढ़नी पड़ रही थी। आपको क्या करना है ना कि नितिन सिंघानिया में जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप पढ़ो, उसमें से जो कंटेंट है, जो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये है जैसे थिएटर या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, किसी पर्टिकुलर जगह की पेंटिंग, उनके नाम कई बार ऐसे पूछ लेते थे कि ये कालीघाट पेंटिंग है, ये है पत्ता चित्रा कहाँ की है, और ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चंस है, तो वो आप एक लिस्ट बना लो। ठीक है, ये डांस फॉर्म्स की, ये आर्ट फॉर्म्स की, हाँ ये टेम्पल्स की, और जो है टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, टेम्पल आर्किटेक्चर और जितना भी वो है, वो तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करो। और इससे फिर जो इम्पोर्टेंट, ये आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले तो सिलेबस से पता लगेगा कि क्या टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको PYQ से पता लगेगा। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, मतलब पिछले 10 साल के, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप जब वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कई सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन गोल्डन महसीर पे था शायद, ठीक है, अब उसके बारे में पूछा हुआ था। पिछली बार वो एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से ऑप्शन वो था, और इस बार उसी का ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या होता है ना, वो जो आप पिछले आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, तो वो ऐसे नहीं करने कि आपने उठाया, पेपर मार्क करा, कैलकुलेट कर लिए, मेरे इतने नंबर आए और हो गया ठीक। ठीक है, ये नहीं करना। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देखना है, थीम्स देखनी है कि क्या क्या पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही बात अगर हम करें एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उन्होंने 4 स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं, आपको वो 4 स्पीशीज को गूगल करना है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास लिख लेनी है, तो आपको उन 4 स्पीशीज के बारे में पता लग जाएगा उस एक क्वेश्चन से। इससे आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर अगली बार आए तो। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही सिमिलर जो थीम्स होती है वो रिपीट हो जाती है, क्योंकि और फिर जब आप जाते हो एग्जाम देने, तो उससे 10 दिन पहले आप क्या करो कि यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें करके जाओ, तो आपके दिमाग में ना यूपीएससी का माइंडसेट वो हो जाएगा, मतलब आप समझ पाओगे उसको कि कैसे आपको ये जो है फॉलो, मतलब अटेम्प्ट करने हैं वहां पे क्वेश्चन। क्योंकि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर पेपर करते हो, तो आपको ना कई बार पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये लोग ऐसे ही देते हैं, 1 2 3 आंसर होता है इनका। ठीक है, तो आप जब यूपीएससी के 10 दिन पहले पेपर करके जाओगे, तो आपके साथ क्या होगा कि आप उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा एनालाइज कर पाओगे। फिर जो आप जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, उसमें क्या है ना, आपको ये नहीं करना आपने टेस्ट सॉल्व करा और उसके बाद देख लिया मेरे इतने मार्क्स आए और बस खत्म। ये अगर आप करोगे तो उससे टेस्ट सीरीज करने का फायदा नहीं है।
आपको एनालाइज करना है कि आपने जो गलती करी है वो क्यों करी है, उसमें क्या गलत हुआ आपका, और वो कैसे सही हो सकता था। और वो जो 4 ऑप्शन आए हैं उसके बारे में पढ़ना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें क्या पूछा जा रहा था और ये क्या चीजें थी, किस चीज के बारे में था ये क्वेश्चन। तो तब आप जो है अगली बार उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप ढंग से कर पाओगे, वरना क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम भी वो क्वेश्चन आएगा गलत मार्क कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसमें गलती क्या थी। तो हाँ, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए। और जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो तो आपको कहीं से भी उसकी लिस्ट मिल जाएंगी, वो ही आप फॉलो करो। पर क्या करना है, ऐसे नहीं करना कि मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जब पढ़ने होते हैं तो हर सब्जेक्ट की एक बुक भी पढ़ोगे तो दैट इज सफिशिएंट। एक एनसीईआरटी और एक अपनी एडिशनल जो रिसोर्स है वो, और उससे भी आप नोट्स बना लो जो इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बना सकते तो अंडरलाइन कर लो। जब आप अंडरलाइन कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो वही अंडरलाइंड पोर्शन जो है वो एक बारी में देख लेना, ठीक है, तभी आपको कुछ मतलब उसको रिवाइज कर पाओगे। इस एग्जाम में व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस, सेकंड इज रिवीजन। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको पढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिवाइज तो करोगे नहीं तो वो याद ही नहीं रहेगा, एग्जाम में जाके आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है रिवाइज करना है। और रिवीजन की भी ना कई सारी टेक्निक होती है। वन टेक्निक इज कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालो। मतलब कई बार क्या होता है, हम डाटा अपने अंदर घुसा रहे होते हैं दिमाग में, हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और फिर कुछ याद नहीं आ रहा। दूसरा तरीका होता है कि जैसे कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ओजोन होल के ऊपर टॉपिक है, आप अपने आप से बोलो या कहीं बोर्ड पे लिखो कि आपको उसके बारे में क्या आता है। आप वो करोगे ना तो आपको वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। आप वो निकालो अपने दिमाग से, ओजोन होल के बारे में पढ़ा था, ये होता है ये होता है ये होता है, उसके बाद फिर देखो कि क्या रह गया और फिर उसे पढ़ो। जब इस तरीके से आप रिवाइज करोगे चीजें तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी और याद रहेंगी, आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी। तो मैंने 2 स्ट्रैटेजी बताई आपको रिवाइज करने की। फर्स्ट इज दैट ओनली, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, कि जब आप मार्क कर लेते हो गलत उसके बाद उसको पढ़ो। मतलब ये मत सोचो कि पूरे टाइम पहले पढ़ूंगा, पूरा टॉपिक खत्म कर लूंगा फिर टेस्ट देने जाऊंगा। पहले टेस्ट दे दो फिर पढ़ लो तो याद हो जाएगा। दूसरी चीज कि दिमाग से इंफॉर्मेशन बाहर निकालो घुसाने की बजाय कंटिन्यूअसली। उसके बाद अब हम आते हैं मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर। तो मेंस की स्ट्रैटेजी में भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर राइटिंग जो है वो करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेट करो कि प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने 2020 में प्रीलिम्स पे ही मेरा ध्यान रहा क्योंकि 2019 में हुआ नहीं था प्रीलिम्स। उसके बाद 3 महीने में मेंस क्लियर करा। मेंस क्लियर तो हो गया था पर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो जब मैं मेंस लिख रही थी ना वहां पे, तब भी मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि यार अगर मैं इसे प्रैक्टिस करके आती ना घर पे तो बहुत अच्छा कर पाती, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। वहां स्पीड बहुत मैटर करती है। आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। आप पूरा पेपर कंप्लीट करोगे तो ही आपको मतलब आपका चांस मतलब बनता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना पेपर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर भी खराब कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना। इस बार मेरा जो GS2 का पेपर था उसमें मेरे 2 क्वेश्चंस 15 मार्कर्स गलत लिख दिए थे मैंने। मतलब एक अमेंडमेंट पूछा हुआ था जो GST के ऊपर था, लेकिन मैंने वो गलत ही लिख दिया, मैंने कुछ और ही लिख दिया। और फिर मैं ऐसे परेशान भी थी कि यार ये तो मुझे आता नहीं था, मैं गलत लिखाई। लेकिन अगर मैं वो खराब कर लेती उसके चक्कर में अपने बाकी के पेपर्स तो मेरा इस बार सिलेक्शन होता ही नहीं। और जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे पता लगा कि मेरे उसी पेपर में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, मतलब मेरे जितने भी मार्क्स थे उनमें से। तो कई बार हमको लग रहा होता है कि वो हमने गलत किया है, बट एग्जामिनर को वही अच्छा लग रहा होता है। तो हो सकता है मैंने बाकी के आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हों जिस वजह से मुझे मार्क्स मिल गए। तो ऐसे ही आप लोगों को घबराना नहीं है मेंस वाले दिन जब ऐसा होता है तो,
क्योंकि मेंस भी एक बहुत लेंदी मतलब जर्नी है, उसमें आपको उसमें भी ना यही करना इंपॉर्टेंट है। आपको 3 घंटे लगातार बैठ के आंसर्स लिखने हैं। मैं हमेशा एक टेस्ट ले लेती थी, उसके बाद मैं 3 घंटे लिखती थी उसको। स्टार्टिंग में हमको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मतलब मान लो आपको 4 घंटे लग रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि मतलब 3 घंटे में तो मेरा पेपर ही नहीं हो रहा, मेरे को 4 घंटे लग रहे हैं। तो आपको ये घबराना नहीं है इस बात से, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, और धीरे धीरे फिर वो टाइम रिड्यूस होता है। पर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप वो 4 घंटे भी बैठकर लगातार लिख रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे कि 4 क्वेश्चन लिखे और फिर उसके बाद घूमने चले गए और फिर बाकी के क्वेश्चन लिख रहे हो। अगर ये करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप मेंस के पेपर लिखते हो तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हो। क्योंकि आपको लगातार 3 दिन तक दो पेपर सब्जेक्ट के पेपर्स लिखने हैं, 20-20 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटे बैठकर वहां पर। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ योर स्टेमिना एज वेल। तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने से। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट इन मेंस। आप एग्जाम्पल्स तैयार करो, केस स्टडीज तैयार करो, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको बहुत ज्यादा अपना जो आंसर है उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, उसका शायद इंटरेस्ट ना हो पढ़ने का, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही निपटाना चाहता हो आंसर, पर आपको अपना आंसर ऐसा बनाना है कि वो ऐसे उसको वो ऐसे मजबूर हो जाए कि उसे पढ़ना ही पड़े, क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपको उसमें आप डायग्राम्स ऐड करो, मैप्स ऐड करो, ठीक है, और जो है बाकी बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसे सब ऐड करो, तो आपका जो आंसर है वो बहुत प्रेजेंटेबल बनेगा। फिर मेंस में इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग में कंटेक्सचुअल क्लैरिटी। आपको कंटेक्स्ट से भटकना नहीं है, जो पूछा जा रहा है आपको उसी का आंसर देना है, कुछ और नहीं देना आंसर। उसका आंसर दो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि मेंस के टाइम पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स को आप एड्रेस करो। मतलब कई बार क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो आप वो आइडेंटिफाई करो कि ये एक पार्ट है, 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट है, 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, और उन तीनों पार्ट के आंसर्स लिखो। क्योंकि अगर आपने एक पार्ट भी छोड़ दिया तो आपके उधर के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट मेरे लिए तो वर्क किया, तो आप लोग भी उसे फॉलो कर सकते हो। तीसरी चीज में अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इंटरव्यू स्टेज जो है वो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग रही। लेकिन इसमें जो होता है ना, अभी मैं ये बता भी रही थी कि बीइंग नेचुरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा बिल्कुल आर्टिफिशियल और फेक बन के नहीं जाना वहां पे। आपको एकदम काम रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। आप अगर नर्वस होगे तो वो आपके लिए बैकफायर करेगा, ठीक है। सो द थिंग इज कि इन इंटरव्यू स्टेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम, एंड आपको बहुत अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट्स के बारे में। एट इंटरव्यू स्टेज आई यूज टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द इंटरव्यूअर इज रीडिंग न्यूज फ्रॉम सम अदर न्यूज़पेपर एंड यू माइट बी रीडिंग न्यूज फ्रॉम सम अदर न्यूज़पेपर। हाँ, तो क्या है कि कई बार एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर है वो हो सकता है दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ता हो और आप दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप लोगों को मतलब अच्छा होगा कि आप करंट अफेयर्स और जो भी चीजें हो रही हैं उससे अवेयर रहें और प्रैक्टिस करें। मतलब इंटरव्यू के टाइम पे मैंने क्या किया, जो मेरे लिए वर्क करा, मैं ग्रुप डिस्कशंस करती थी अपने दोस्तों के साथ में। हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था 4-5 लोगों का, जिसमें हम एक दूसरे का ऐसे मॉक जैसा लेते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे और डिस्कस करते थे करंट इवेंट्स के बारे में। वो ज्यादा हेल्प करता है, मतलब क्योंकि आप एक तो अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, ऊपर से आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। आप बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो। So I am just telling you that in interview stage you can also do this thing, that you can make a group of 4 or 5 people wherein you can discuss the various topics and current happenings. You can ask each other questions, so that will help you in improving your speaking skills, as well as you would be able to know more about the current happening. वैसे तो ऑप्शनल का एक मतलब वो बहुत ही एक लंबा सेशन हो जाएगा, बट आप जो है पहले तो बेसिक बुक्स अपनी फॉलो करो, जो भी है। मतलब सविंदर सिंह यूज कर सकते हो आप फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, ठीक है।
और भी अलग अलग जो बुक्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी। उसका नाम मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की वो आप यूज करो। उसके बाद मैं एक चीज आपको ये बता देती हूँ कि जैसे पेपर, इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। कई बार क्या होता है ना, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के पीछे भागने लगते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी को बिल्कुल निग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो पोर्शन है ज्योग्राफी का उनको आप इक्वल वेटेज दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में कई बार आपको ज्यादा स्कोर मिल जाते हैं कई बार, तो आप उस पे भी ध्यान दो। ठीक है, तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि उसमें भी आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे ज्योग्राफी का, उसको करंट से इंटरलिंक करने की कोशिश करो। मतलब उसमें केस स्टडीज लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको फेच करेगा। ज्योग्राफी में डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। आप हर क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम वगैरह ऐड करने की कोशिश करो। मैप्स हो गए या फिर जो है हमारे बेसिक डायग्राम्स जो होते हैं वो सब हर टॉपिक में, और पहले से ही तैयार कर लो उन डायग्राम्स को। एक नोटबुक ले लो और उसके अंदर पहले ही डायग्राम्स रख लो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं ये डायग्राम बनाऊंगी। जैसे पिछली बार मैंने क्या किया था, एक कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसमें मैं एक मैप बना, शायद प्राइमेट सिटीज के ऊपर था वो क्वेश्चन। तो मैं पहले से याद करके गई थी अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसमें ये मैप बना के आऊंगी, और वो क्वेश्चन आया और मैं वही मैप बनाया। क्योंकि वहां पे जाके ना सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू अगर आप पहले से ही सोच के जाओ तो उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब उसमें क्या बनाओगे। फिर पेपर 2 जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें पेपर 1 के कंसेप्ट को इंटरलिंक करो। ठीक है, तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो ज्योग्राफी में। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पेपर 1 में हमारी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे ज्योग्राफर्स के नाम होते हैं, वो सब आप याद कर लो। जैसे स्पाइकमैन की हो गई, ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन आया उसके ऊपर, कोई एससीओ के ऊपर या मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप वो थ्योरी का नाम लिख सकते हो। तो ऐसे इंटीग्रेट आप करोगे तो आपको स्कोर अच्छा मिल सकेगा उसके अंदर। बाकी तो ज्योग्राफी का हम अलग से ही मतलब वो करेंगे, अगर सब्जेक्ट वाइज तो बहुत ही अलग हो जाएगा ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। तो बाकी मैंने अब आप लोगों को ये तीनों स्टेज का एक ब्रीफिंग तो दे दी है। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करें। पीवाईक्यू एनालाइज करने के लिए पहले तो आप पहले वो प्रिंट्स निकाल लीजिए सारे पीवाईक्यूज का और उनको सॉल्व करिए पहले बैठकर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अभी ये चीज कि सारे जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि कैसे कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम दिया है या कोई मूवमेंट का उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो आप उसको गूगल कर लें और उसके ऊपर कंटेंट तैयार कर लें। तो इससे आप पीवाईक्यू और अच्छी तरीके से मतलब एनालाइज कर पाओगे। पहले क्या होता है ना कि जैसे हम स्टार्टिंग में वो चीजें पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता और समझ भी नहीं आती, उसको बार बार पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लक्ष्मीकांत जो है, मैंने तो पता नहीं कितनी बार वो बुक पढ़ी होगी, और मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब वो बुक पढ़ी थी तो मैंने अपने फ्रेंड को यही बोला था कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, पूरी बुक खत्म हो गई पर मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें क्या लिखा हुआ था। और उसने मुझे यही बोला था कि अभी तो तूने पहली बार पढ़ी है, तुझे पता है कितनी बार पढ़नी है ये बुक, तब जाके तुझे समझ आएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो अगर आप लोग एक बारी में सोचोगे ना नहीं समझ आया तो वो आप मतलब नहीं समझ पाओगे, उसको बार बार पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। और अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी लाइए। मतलब ऐसा है पॉलिटी में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी मतलब ये सारी पार्लियामेंट, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो वही पीवाईक्यू से। उसके बाद इनकी आप कोई वीडियोस देख सकते हो या संभवम वाले प्लेटफॉर्म पे भी होंगे ना सब चीजें ये सब अवेलेबल, तो आप पूरा उसकी वीडियोस देख लो। आप वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो वो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी वो टॉपिक के ऊपर। और वही है कि जैसे आपने बताया मेरा भी ऐसा ही बैकग्राउंड था, मेरे भी कोई पॉलिटी के साथ मतलब ऐसा मैंने नहीं पढ़ी थी पहले, लेकिन बाद में आपको वो मतलब समझ आने लग जाती है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहते हो तो। और वीडियोस के थ्रू या फिर कोई जब लेक्चर होते हैं क्लास में तो आपको और अच्छी तरीके से एनालाइज करने में मदद होती है उसकी। आप स्टैटिक ढंग से पढ़ो बुक से कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, फिर जो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि ये तो इसका नहीं होना आंसर,
तो और वैसे आप अब तो मतलब जैसे यूपीएससी ने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आप पूरा इन ट्रिक्स पे भी भरोसा करके नहीं जा सकते। मतलब अब तो बहुत जो ये न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आने लग गए हैं, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, तो इसमें एलिमिनेशन थोड़ा काम नहीं कर रही इतनी ज्यादा, तो आपको थोड़ा वो तो करना पड़ेगा। बाकी इंटरलिंकिंग के लिए तो मतलब करंट से इंटरलिंकिंग, अच्छा हाँ, तो यही है कि फिर तो आप सिलेबस पढ़ो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर्स में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी, जैसे उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कोई रूलिंग आई थी, ठीक है, और वो आपका टॉपिक है इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी है वो आज के, इन सब में आपका जो है ये टॉपिक कवर होता है, तो आप अपने आप उसे इंटरलिंक कर पाओगे जब आपको सिलेबस पता होगा कि ये सिलेबस है हमारा जो हमें पढ़ना है। मैम मुझे इकोनॉमिक्स क्रैक करने का फॉर्मूला बता दीजिए। स्टार्टिंग में मुझे भी इकोनॉमिक्स नहीं मतलब समझ आया था इतना, ठीक है। तो पहले तो क्या है ना कि मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से डरोगे तो आप उससे मतलब और टैकल करने में आपको उसमें मुश्किल होगी। आपको अगर डर लग रहा है उस सब्जेक्ट में तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो क्या होता है ना, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब बहुत सारे अलग अलग चीजें वो लोग पूछ लेते हैं जो हमने सुनी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो एक स्टैटिक होते हैं, मतलब ये तो आपसे पूछा मतलब जा ही सकता है वाले क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। आप एक एनवायरनमेंट की बुक पकड़ लो, जो उनसे भी आप प्रेफर करते हो, मतलब शंकर आईएएस पढ़ते हैं लोग बहुत सारे, और मैंने तो एक रवि अग्रहरि सर की बुक थी वो पढ़ी थी, ठीक है। तो आप उनमें से, और दोनों वो सिमिलर ही हैं, तो आप दोनों में से कोई मतलब कोई भी बुक पढ़ो उसकी, तो उससे ना आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, उसके बाद कंटेंट के पीछे भागो। मतलब पहले बेसिक जो कंसेप्ट है ना, बेसिक ज्योग्राफी के कंसेप्ट या एनवायरनमेंट के कंसेप्ट की, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, या फिर और सब ये जो भी टॉपिक्स रहते हैं पॉपुलेशन के बारे में या कम्युनिटी, बायोस्फीयर, ये सब के बारे में, नेशनल पार्क, इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं, आप पहले उनको क्लियर करो अपने, तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएंगे। फिर आप आइडेंटिफाई करो, कुछ पोर्शन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जैसे ज्योग्राफी में भी, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर पूछे जाते हैं, तो आप उनको तो प्रिपेयर कर ही लो मतलब ढंग से। वो आप मैप्स के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब एटलस की आप बहुत मदद ले सकते हो इसमें। मैंने तो किया था कि जैसे माउंटेन रेंजेस को अरेंज करने के लिए कह देते हैं, तो आप मैप्स के थ्रू से याद करने की कोशिश करो, तो अलग अलग टेक्निक्स बनाओ पढ़ने की। बाकी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो करो, मतलब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा, मतलब डरने से तो नहीं होगा, थोड़ा पढ़ो उसको, आपको आ जाएगा धीरे धीरे समझ। मतलब ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए एक बार तो आपके आंसर वो ठीक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है और फिर भी गलत हो गया। हाउ डिड यू प्लान योर डेली एंड मंथली प्लानिंग ऑफ द सिलेबस मैम? ओके, सो अगर ये चीज बोले तो इसमें क्या है ना कि मैं मेनली फॉलो करती थी 5 डेज स्ट्रैटेजी, कि मैं 5 दिन में क्या पढ़ने वाली हूँ नेक्स्ट, मैं वो सोचती थी। मैं एक दिन पहले रात में सोने से पहले सोच के जाती थी, सोचती थी कि नेक्स्ट डे मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, और फिर रात में मैं एनालाइज करती थी कि ये मेरे खत्म हुए या नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है हम टाइम टेबल बना लेते हैं पूरा महीने का और वो हम फॉलो करते नहीं है, वो यही कहीं पड़ा रहता है, ठीक है। उससे अच्छा है 5 दिन का बनाओ कि अगले 5 दिन क्या पढ़ना है, उससे आपको ज्यादा मतलब एफिशिएंटली आप अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर पाओगे। और बाकी स्ट्रैटेजी तो यही होती थी कि पहले सब्जेक्ट वाइज बांट लो सब सारे जो सिलेबस है उसको, फिर सब्जेक्ट में टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो, ये टॉपिक्स करने हैं। और क्या है ना, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि अब पहले पॉलिटी पढ़ देंगे पूरा और फिर पॉलिटी खत्म होगा तभी एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ये मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत मोनोटनी आ जाती है। आपको क्या करना है, आप थोड़ा मिक्सड रखो कि आपने एनवायरनमेंट पढ़ा तो 2 घंटे एनवायरनमेंट पढ़ा, तो अब नेक्स्ट 2 घंटे मैं पॉलिटी पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। बाकी अलग अलग टास्क बना लो, जैसे ना ये नहीं कि पढ़ रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, बीच में टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं,
तो इससे थोड़ा मोनोटनी खत्म होगी। ये यूट्यूब पे वीडियोस देखना और करंट अफेयर्स की मैगजीन इज वुड हेल्प यू अ लॉट। बट जब आप व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर तो इट फॉर्म्स अ स्टोरी इन योर हेड अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द करंट टाइम्स। तो वो जो आप अगर एंड में न्यूज़पेपर में जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ोगे ना, तो यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट दैट मच विद द करंट हैपनिंग। और जब आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो उस चीज़ को, तो आप पूरे अप टू डेट रहते हो उस चीज़ के बारे में। और कई बार क्या होता है, कई सारी करंट अफेयर्स, सब करंट अफेयर्स मैगजीन सब चीज़ नहीं कवर कर पाती, तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो। आप न्यूज़पेपर की हैबिट डालोगे तो आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें जो है एनालाइज कर पाओगे, उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। सीसैट की जो आरसीज होते हैं उसमें क्या चाहिए होता है, रीडिंग एबिलिटी चाहिए होती है, एनालाइज करने की एबिलिटी चाहिए होती है, तो वो पढ़ोगी तो उससे वो भी डेवलप होगी। तो ये तो करना ही है, लेकिन न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। और आप जिस स्टेज में हो अभी, तो आप मेरे ख्याल में आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। हिंदू नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, बाद में हिंदू पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। विच न्यूज़पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश? आई वुड से इंग्लिश न्यूज़पेपर वुड बी बेटर, बट इफ योर लैंग्वेज इन विच यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इज हिंदी, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, नहीं तो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। सीसैट में यही आप जैसे रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चंस की पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, नहीं तो क्लासेस होती हैं, कहीं भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर संभव में कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिससे अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करके कर सकते हो। और वहाँ क्या होता है ना, सीसैट इज नॉट अबाउट कि आप सारे आंसर्स कर दो, मतलब सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं। वो जो टाइम दिया गया है 2 घंटे, उसमें करने हैं बैठकर, ठीक है। तो वो आप उस पर ध्यान दो कि आप एक ऐसा मिक्स वो कर लो कि मैथ्स भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, तीनों के ही कुछ एक सही अमाउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिससे कि आप सीसैट क्वालिफाई कर सको। क्योंकि सीसैट में आपको टॉप नहीं करना, आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। गुड इवनिंग मैम प्लीज कुड यू से हाउ टू चूज ऑप्शनल? हाँ, हाउ टू चूज ऑप्शनल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड द लाइक कि आप कितना स्कोर कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है, और फिर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हो, तो मुझे लगता है वो आपको फायदा देगा, क्योंकि जो बच्चे नए नए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा आपको आता होगा वो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका कोई ऐसा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिसे आप ले सकते हो, पॉलिटी है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, तो आप उसी को ले लो, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शनल ढंग से मतलब आइडेंटिफाई करो, आप पढ़ो पहले। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन जाकर भागकर पहले हफ्ते में ले लिया कोई ऑप्शनल, वरना आप बाद में रिग्रेट करोगे। इसलिए पहले सब सब्जेक्ट पढ़ के देख लो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, सिलेबस देख लो, PYQs देख लो कि किसके क्वेश्चंस कुछ समझ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लो। बाकी ऐसा भी नहीं होता है जो सब कहते हैं ट्रेंड है ये वाला ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है, ये कम है। बहुत लोग होते हैं कि कम स्कोरिंग ऑप्शनल में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग में भी नहीं कर पाते। तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शनल डिसाइड करो। केमिस्ट्री हो तो मैम, हाँ केमिस्ट्री भी आप ले सकते हो, अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो तो ले सकते हो। बहुत लोग हैं जो मैथ्स ऑप्शनल लेते हैं, उससे भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप ऐसे ही ले सकते हो। अगर टेक्निकल ऑप्शन है, मेरे सामने सामने ही 2 मेरे से पहले इंटरव्यू में गए थे, एक इंसान उनका एक जो थी कैंडिडेट, उनका ऑप्शनल जूलॉजी था और एक का बॉटनी था, और उन दोनों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया अपने ऑप्शनल में। तो ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हो। हेलो मैम। हेलो मैम आई एम विशाखा पवार। मैम मेरा डाउट ये है कि क्या हमें एनसीईआरटी की 6 to 12 पढ़नी चाहिए, और द सेकंड क्वेश्चन इज मैम ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो कहाँ से कलेक्ट करें?
तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप यूपीएससी की साइट से भी ले सकते हो उनको, यूपीएससी की साइट में अवेलेबल होते हैं। नहीं तो कई सारे चैनल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, फ्री यूपीएससी मटेरियल करके एक वेबसाइट भी है, उस पर भी मिल जाते हैं। नहीं तो आप सिर्फ सर्च करो तो कई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी डाले होते हैं, वो सब आप कर सकते हो। नहीं तो PYQ की बुक्स भी आती हैं जो सॉल्व होते हैं, सॉल्व पेपर्स होते हैं, और उसके अंदर पूरा एनालाइज भी कर रखा होता है क्वेश्चंस को, वो भी आप कर सकते हो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो तो मैंने बताया था उसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्या है कि हिस्ट्री में आपका पास, आपका हिस्ट्री ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है और आपने पढ़ रखी है ये सब बुक्स, तो और कितनी बुक्स पढ़नी है? यस मैम, ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के लिए तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं था, तो वो तो आपको किसी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले से ही पूछना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे, मतलब मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसने कई सारे, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हुए हैं अलग अलग ऑप्शनल की गाइडेंस देने के रिलेटेड, आप वो देख लो, या फिर वो उस पे भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देख लो, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी ऑप्शनल का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो जो मुझे तो यही लगता है कि बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों को कंबाइन करके एक बारी नोट्स बना लो और फिर वो ठीक है, मतलब सफिशिएंट है। बाकी टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो, उससे नया कंटेंट आता रहेगा। मतलब हिस्ट्री को ना थोड़ी ऐसे लेयर्स में पढ़ो। मतलब इस बार मैंने यही करा था ट्राई कि हिस्ट्री को, आपका जैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आपने पहले एनालाइज कर लिया कि हिस्ट्री में ये सब हो रहा था, फिर उसकी अलग अलग वो करो कि जैसे उसमें विमेन का क्या रोल था हिस्ट्री में, ट्राइबल्स का क्या रोल था, ठीक है, पीजेंट्स का क्या रोल हो रहा था, कांग्रेस क्या कर रही थी, ठीक है। तो जब आप ये अलग अलग लेयर्स में पढ़ते हो तो ज़्यादा कंटेंट आप कर पाते हो। साइंस, टेक, एनवायरमेंट, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए है स्टैटिक पोर्शन करना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका आंसर आता हो, ठीक है। तो आप जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इसकी स्टैटिक पढ़े और फिर करंट से उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्टली PT 365 पढ़ेंगे ना और करंट नहीं, आपको स्टैटिक नहीं आता होगा, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या क्या बताया हुआ था उस करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। तो स्टैटिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो एथिक्स की, जैसे मेरे पिछली बार से मेरा स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा था एथिक्स का, मेरा ऐसे 90 से ज़्यादा नहीं आ रहा था स्कोर, और लास्ट टाइम तो मेरे शायद 3 क्वेश्चन छूट भी गए, मतलब बहुत मैंने जल्दी जल्दी में लिखे थे। बट इस बार मेरा एथिक्स में स्कोर अच्छा आया, मेरा अराउंड 118 मार्क्स आए एथिक्स में, विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर दिस टाइम। तो इसके लिए ना क्या किया मैंने, थोड़ा आपको ना एग्जाम्पल्स पे फोकस करो बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे लाओ। मतलब इस बार मैंने थोड़ा पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल्स भी लिखे थे और मैंने कंटेंट को जो है उसको कंटेक्चुअली रेलिवेंट किया था। मतलब आपसे जो पूछा जा रहा था मैं वही लिख कर आई कि जो पूछा हुआ है। केस स्टडीज़ में बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका, जो प्रैक्टिस करने से आ जाती है। उसमें वही आप पूरे जो भी सब पार्ट्स हैं उन सबको जो है अटेम्प्ट करो। तो मैं क्या करती थी, मैं तो एथिक्स में पीछे से स्टार्ट करती थी, केस स्टडीज फर्स्ट पहले करती हूँ और फिर जो फर्स्ट है पार्ट है वो बाद में करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था ना, मैंने कोट बेस्ड क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, जो 3 क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो ना हम एंड में करते हैं और वो स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है, तो वो आपको फायदा करता है। मतलब उसको आप पहले से प्रैक्टिस करो। और फिर जो राइटिंग प्रैक्टिस आपने बोली वही है कि आप कोई भी कोचिंग का वो उठा लो, कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी कोचिंग का उठाओ मटेरियल और उससे आप जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो लिखने की। एथिक्स में थोड़ा आपको ना, मतलब थोड़ा दिल से लिखना वो वर्क करता है, आप थोड़ा जो है इमोशंस डालो उसके अंदर, वो बहुत काम करते हैं। आप ऐसे बहुत मैकेनिकल बना दोगे तो वो इतना एफिशिएंट नहीं लगता। उसमें आप एग्जाम्पल्स अच्छे कोट करो, अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल कोट करो, ये सब आपको फायदा देता है एथिक्स के अंदर। बाकी एडिटोरियल का जो आपने पूछा, तो एडिटोरियल में हाँ कुछ एडिटोरियल्स होते हैं जो आपको काम में आते हैं, उससे आप वही है, अगर आपको लग रहा है ये काम का है तो आप उसको अपने पास लिख के रख लो कहीं पर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखो कि सिलेबस में अगर ये टॉपिक लिखा हुआ है हाँ, तो उससे रिलेटेड जो एडिटोरियल आया है वो आपके काम आएगा, या कोई एग्जाम्पल की तरह आप कोट कर सकते हो। कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी मतलब फॉरेस्ट के ऊपर कोई केस स्टडी आ रही है,
तो आप जो है उसको यूज कर सकते हो। अगली बार कोई आया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट या फिर जो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, तो ऐसे आप इंटरलिंक कर सकते हो उसे केस स्टडी एग्जाम्पल की तरह। ओके ओके, नेक्स्ट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, you explained very excellent. Ma'am, one doubt for me. हाँ ओके। Ma'am, how to improve reading and writing skill? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, हाँ Yes, तो ma'am. ये दोनों ही स्किल हैं और ये प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप जो है मतलब कोई भी बहुत ही एक्सपर्ट नहीं होता राइटिंग में या उसमें। मुझे पता है कि मैंने जब अपना फर्स्ट आंसर लिखा था वो बहुत गंदा था और कम से कम 4 पेज का मैंने आंसर लिखा था और वो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था। तो वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि इसको कैसे लिखना है। बाकी आप ना टॉपर्स की कॉपी भी उठा के देख सकते हो, उससे आपको समझ आएगा कि लिखने का तरीका क्या है और फिर आप उससे एनालाइज करो, उससे आप लिखो और फिर आप जो है और लिखो और पढ़ो। जो न्यूज़पेपर की मैं बोल रही हूँ इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी। थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा डीपली और आपको समझ आने लग जाएगा ये किस चीज़ के बारे में है। तो ऐसे ही आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वील टेक सम अदर टाइम। बाकी आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स और किसी को अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे अब मेरी मेल आईडी पे मैसेज कर सकता है, which is ritika.1996@gmail.com, REETIKA.1996। आप लोगों को अगर डाउट हो तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। मोस्ट ऑफ द डाउट्स वर रिपीटेड ऑल्सो। Okay, thank you so much everyone. It was nice interacting with you all. May I see all of you this side of the podium someday, and this would definitely happen. All the best.